क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में नोट करें, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंसेस कैलकुलेट calculate the equivalent resistance when calculate the equivalent resistance when two resistances calculate the equivalent resistance when two resistances of 3 ohms and 6 ohms of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel। आप ये देखिएगा कि इन्होंने ये कहा कि हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब दो रेसिस्टेंसेस, एक तो रेसिस्टेंस 3 ओम का है और दूसरा रेसिस्टेंस 6 ओम का है। जब ये दोनों रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग वायर से कनेक्ट होंगे और दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होंगे और दोनों के फाइनल पॉइंट सेम होंगे। कैसे? आप ये देखिएगा, ये 3 ओम है, ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट। सिमिलरली दूसरा वाला 6 ओम है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ही है और फाइनल पॉइंट ही है। तो 3 ओम और 6 ओम ये पैरेलल में हो गए। इसको टर्मिनल ए बोल दो, इसको टर्मिनल बी बोल दो। तो हमारे पास ये हो गया दो रेसिस्टेंसेस, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम कहेंगे सिंस, इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए। सिंस R1 and R2 are connected in parallel since R1 and R2 are connected in parallel with each other, therefore 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 कितना है 3 और R2 कितना है 6। तो 1 upon R is equal to 3 और 6 का LCM 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और ये तो 1 होगा ही। तो 1 upon R is equal to 2 plus 1 कितना हो गया 3 upon 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1 upon R is equal to 1 upon 2 है, 1 upon R is equal to 1 upon 2। इसका मतलब R is equal to 2 ओम। इसका मतलब R is equal to 2 ओम। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। बताइए, समझ में आ गया? सभी यस को सर। समझ में आ गया? हाँ, यस सर। चलिए जी। चलिए। हाँ जी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है? दोबारा बताऊं या क्लियर है? सभी को बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए। ओके ओके, चलिए जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में आप नोट करें, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड। अब इस क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। इन द सर्किट डायग्राम in the circuit diagram given alongside find
फाइंड, फर्स्ट पार्ट है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, total resistance of the circuit, total resistance of the circuit. Second part है total current flowing in the circuit, total current flowing in the circuit. थर्ड पार्ट है total potential difference across R1, total potential difference across R1. अब आप ये देखिएगा कि इसमें इन्होंने बोला इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, यानी कि मुझे एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। R1, R2, R1, R2, R3 ये है प्लस माइनस 6 वोल्ट। R1 की वैल्यू दे रखी है 7.2 ओम, R2 की वैल्यू गिवन है 8 ओम और R3 की वैल्यू गिवन है 12 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मतलब मुझे ना एक चीज ना कायदे से समझ में नहीं आती कि मैं इस R1 को कहूँ कि ये R2 के साथ सीरीज में या R3 के साथ सीरीज में है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो R2 और R3 हैं ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, इट इज क्लियर फ्रॉम द it is clear from the circuit diagram that R2 and R3 are in R2 and R3 are in parallel। सर्किट डायग्राम से एक चीज समझ में आती है कि R2 और R3 ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे कि R2 और R3 इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो उसको आप बोल दीजिए कुछ भी, आप उसको बोल दीजिए आप उसको R डैश बोल दो, R डैश। तो हम ये कहेंगे लेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस let the equivalent resistance of R2 and R3 be R dash, R2 and R3 be R dash। तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon R dash, 1 upon R dash is equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो 1 upon R dash is equal to 1 upon R2 कितना है 8, 1 upon 8 और R3 कितना है 12। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आता हो 24,
तो वो आपका 8 और 12 का एलसीएम हो गया। 1/r डैश इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 4 2 जा 24, 2 1 जा सॉरी 12 2 जा 24, 2 1 जा 2। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 3 + 2 कितना हो गया 5। 5/24। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि मुझे r डैश निकालना है। इट इम्प्लाइज दैट r डैश इज इक्वल टू 24/5। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 24 - 20 कितना हो गया 4। 4 के आगे 0 लगाओगे तो 40, तो 5 8 जा 40। तो ये हो गया r डैश इज इक्वल टू 4.8 ओम। r डैश इज इक्वल टू 4.8 ओम। और हमें एक आदत डालनी है कि जब भी कभी इस तरीके का होगा कि दो तो दे रखे हैं पैरेलल में, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा उसके साथ ये 7.2 सीरीज में, ये साफ समझ में आ रहा है कि आप अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक रेसिस्टेंस माने तो वो R1 के साथ सीरीज में आ रहा है। तो फिर मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा। मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये कैसे बनेगा? मतलब ये वाला तो हो गया R1। R1 क्या हो गया 7.2 ओम, और R2 और R3 का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वो आया है R डैश। तो इसको मैं बोल दूंगा R डैश। और R डैश कितना है? R डैश आया बेटा 4.8 ओम। और नीचे जो बैटरी दे रखी है वो दे रखी है 6 वोल्ट की। तो ये हो गई 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? बता दीजिए। सक्षम, Yes, युग, sir. विदिशा, Yes, प्राजक्ता, sir. न्यासा, Yes, sir. समझ गए? Yes, आदित्य, sir. ईशिता, इंदर, क्षितिज, पालकी, पावनी, Yes, बोलिए sir. सभी Yes, कुछ। sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिएगा कि अब मैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज देख सकता हूँ कि ये वाला जो रेसिस्टेंस है R1 और ये वाला जो रेसिस्टेंस है R डैश, ये दोनों के दोनों बैक टू बैक एक के पीछे एक कनेक्टेड है। यानी कि ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में है। ठीक है। जब ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में है तो हम ये कहेंगे, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ मेंशन करेंगे सिंस R1 and R dash are in series, therefore capital R is equal to R1 plus R1 dash, R1 plus R dash। ठीक है। तो ये हमारा R1 प्लस R डैश हो गया, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंसेस अब जो हैं ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो ऐड होकर आ जाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो R1 कितना है 7.2 प्लस R डैश कितना है 4.8। ठीक है। सेवन टू पॉइंट टू प्लस 4.8 कितना हो गया बताओ? Sir, 12. 12 ओम। तो हम ये कहेंगे 12 ओम इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 12 ओम इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो 12 ओम है ये सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस आ गया। हम वो क्या पूछ रहे हैं, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो देखिएगा सेकंड पार्ट में
हम ये कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। टोटल वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। ये कितना आ गया? ये आ गया 6 वोल्ट। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आर भी है, मेरे पास टोटल वोल्टेज वी भी है। आर है और वी है, आई निकालना है। इट इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 6 और आर कितना है? 12। 6 वन जा 6 टू जा 1/2 को हम 0.5 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। बताइए, क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद में ये कहते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन। मुझे क्या करना है कि आर वन के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा ये किस तरीके से बताएंगे। देखो, हम ये कहेंगे कि ये आर वन जो है और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये आपस में सीरीज में है, और सीरीज में करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। ठीक है, तो मैं एक चीज लिखूंगा यहाँ पर कि हम एक काम करता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये आ गया कि पूरे सर्किट का जो टोटल करंट है, वो टोटल करंट कितना होगा मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ जो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से निकला टोटल करंट कैपिटल आई। कैपिटल आई की वैल्यू मैं देख चुका हूँ 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि सिंस आर वन एंड द कॉम्बिनेशन since R1 and the combination of R2 and R3, since R1 and the combination of R2 and R3 are in series, so current remains same in series while voltage वेरीज। करंट सेम रहेगा सीरीज में, लेकिन वोल्टेज वेरी करेगी। तो मैंने ये बोला कि इसमें भी करंट आई और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इस पूरे कॉम्बिनेशन में भी करंट आई, लेकिन वोल्टेज वेरी करेगी। तो इसमें वोल्टेज चली गई हमारी V1। ठीक है, मुझे बाकी उसमें जितनी जा रही है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इसमें पूछ रहे हैं वो। तो वो कहेंगे कि यहाँ पर V1 जा रही है वोल्टेज। चलो जी ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयर फोर वोल्टेज अक्रॉस R1, जिसको मैंने V1 बोल दिया। करंट कितना जा रहा है इसमें? I, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। I इंटू R1। अब I है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई R1 है 7.2। ठीक, मल्टीप्लाई करिए। 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी आ गया। 5 7 ज़ा 35 और 1 36, 360। पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, यानी कि टोटल 2 डिजिट। तो राइट से 2 काउंट करो, 1 2 3.60, यानी कि 3.6 वोल्ट। बताइए सबको क्लियर है इतना? इतना सभी को क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर बाकी बच्चे भी बता दीजिए। अच्छा एक चीज और बता दो, आप लोग ऐसे ही यस सर बोलते रहते हो, समझ में भी आता है? क्यों भाई? ध्रुव, आदित्य, अक्षत, गरिमा, इंदर,
आप सभी लोगों ने कल बड़ा एक पीडीएफ फाइल थी, उस पीडीएफ फाइल को सब लोग शेयर कर रहे थे। ठीक है, कुछ पता चला कि क्या हुआ है नया लेटेस्ट, जानते हैं ना सब? यस सर। Yes, sir. है ना? तो सेमेस्टर सिस्टम अब एप्लीकेबल हो गया है, और सेमेस्टर सिस्टम में आप ये देखिएगा कि नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, जो बोर्ड की तरफ से ही होगा, सीबीएसई वाले ही लेंगे, और एक होगा मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि नवंबर तक तो आपके पास, आप अगर कैलकुलेट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप ये मान लीजिए 4 महीने ये हैं आपके पास। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि नवंबर में हमारे एग्जाम्स शुरू हुए और ख़त्म हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 4 महीने इधर बचते हैं और 4 महीने उधर बचते हैं। तो आपको 4 महीने में 50% सिलेबस इधर कंप्लीट करना है फर्स्ट टर्म का, और 4 महीने में 50% सिलेबस उधर खत्म कंप्लीट करना होगा आपको सेकंड टर्म का। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम आपका टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें, और उसमें ऑप्शंस दिया जाएगा कि इफ़ यू आर फ्रॉम रिमोट एरिया, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो आपको ऑफलाइन सीबीएसई के सेंटर्स में जाकर वो टेस्ट देना होगा। और जिन बच्चों के पास ये सारी अवेलेबिलिटी है, तो वो अपना पूरा एक प्रॉपर फॉर्म भर के डालेंगे कि हाँ, मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कैपेबल हूँ। ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ऐसा वो जो 5 पेज का जो पूरा नोटिफिकेशन आया है, उस 5 पेज के पूरे नोटिस में है ये। और जो 5वां पेज था वो तो बेकार है, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि किस किस को ये जो नोटिस की कॉपी है, किस किस ऑफिसर को ये नोटिस की कॉपी भेजी गई है, किस किस स्कूल्स में भेजी गई है। कुछ मेन स्कूल्स भी हैं जो सीबीएसई वाले जो हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो उनसे डिस्कस करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचते हैं। तो जो टोटल 4 पेजेस हैं, उनमें मैंने एक एक पॉइंट पढ़ा है, तो उसमें जो है, जो मतलब कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन आप लोगों के लिए ये है कि जैसे हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथ्स में आप ये देखिएगा कि आर डी शर्मा आप सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। आर डी शर्मा में जैसे चैप्टर खत्म होता है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद में कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, एक्स वाई जेड, चैप्टर खत्म होने के बाद एक समरी दे रखी होती है। जब चैप्टर खत्म होता है तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं सब बच्चों को। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सभी बच्चों को करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें? नहीं, हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ द सिचुएशंस फोर्सेस, सिचुएशंस फोर्सेस का मतलब ये है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो सिचुएशन सीबीएसई को फोर्स करे कि आप ऑनलाइन एग्जाम ही लेंगे, तब आपका एमसीक्यू होगा, नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाले एग्जाम में। लेकिन 90% चांस फर्स्ट टर्म के लिए वो एमसीक्यू के ही बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक काफ़ी सेशन जो है वो ऑनलाइन ही चला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नवंबर के बाद का जो सेशन होगा वो ऑनलाइन चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप 90% तो ये मानकर चलें कि नवंबर में आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो 4 चॉइसेस दे रखी होंगी, उनमें से कोई एक करेक्ट चॉइस होगी, और वो आपको ओएमआर शीट पर भरना होगा। ओएमआर शीट शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दूं। रीडिंग वाला। हाँ जी, जानते हैं। यस सर, आई एम ऑलरेडी। यस सर। ठीक है, कुछ बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके आगे ऑप्शंस दे रखा होता है, ऐसे ए, फिर बी, फिर सी, और फिर डी। ठीक है, मान लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको पूरा फिलअप करना होता है, पूरा फिलअप करना होता है। वो अलग अलग एग्जाम गवर्निंग बॉडीज अलग अलग बताती है। जैसे मान लीजिए सीबीएसई ने बताया कि आपको ये पेंसिल से करना है, तो आप पेंसिल से करेंगे। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, एम्स का एग्जाम होता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि आपको इसको ब्लैक पेन से करना है। कुछ एग्जाम्स वाले बोलते हैं कि आपको इसको ब्लू पेन से करना है, और वो ब्लू पेन भी एग्जामिनेशन सेंटर ही प्रोवाइड कराता है कि इसी पेन से करेंगे आप। खैर, तो वो सारी चीज़ें तो अलग है। दूसरा आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो स्कूल के एग्जाम्स हैं, स्कूल के एग्जाम्स वाली जो आपके दिमाग में एक रहती है ना कि मेरे पहले तो अभी फर्स्ट टर्म होगा, फिर सेकंड टर्म होगा, फिर प्री बोर्ड होगा, वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। अभी जो
अभी जो टाइम चल रहा है इसके हिसाब से आप ये सोच लीजिए कि 4 महीने हैं और इन 4 महीनों में प्रैक्टिस करनी है आपको बोर्ड के एग्जाम की ही। कि फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि जैसे टोटल 14 16 चैप्टर्स हैं मैथ्स में, या फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो 3 चैप्टर आपको अब करने हैं प्रिपेयर, 3 चैप्टर करने हैं अगले सेमेस्टर के लिए। तो ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीने में 50% सिलेबस पूरा करना है। और उसमें किसी भी बच्चे को कहीं पर भी अगर कोई पुराना भी कवर हुआ है उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो वो बता देना मेरे को। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा एक्चुअली सर, कि, हाँ जी बताइए, जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उनका हल्का फुल्का रिव्यू कर सकते हो वापस? दोबारा बताइए। केमिस्ट्री के चैप्टर्स, नहीं मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा बोलो प्लीज। सर केमिस्ट्री के चैप्टर्स का। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैं करवा दूंगा। पहले ना ये डिफाइन कर दें एक बार, सीबीएसई ना लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ये आपका सिलेबस आ जाएगा। उसमें आपने ना अगर पूरा पढ़ा होगा तो उसमें आपने ना एक शब्द पर अगर ध्यान दिया हो तो वो शब्द था रैशनलाइज्ड सिलेबस। रैशनलाइज्ड सिलेबस का बहुत मिसकंसेप्शन लेकर चल रहे हैं बच्चे बहुत सारे दिमाग में, कई टीचर्स भी ढंग से नहीं समझ पा रहे। रैशनलाइज्ड का मतलब बेटा ये नहीं है, रैशनलाइज्ड का मतलब ये नहीं है कि रिड्यूस्ड सिलेबस, रैशनलाइज्ड का मतलब ये है कि सिलेबस जो है वो बाइफरकेट हो जाएगा, बाइफरकेट मतलब डिवाइड होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक चैप्टर है आपका, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है, और एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चैप्टर जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस तो आपका सेकंड टर्म में आ रहा है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों चैप्टर एक साथ क्लब करके ही दिए जाएंगे, तो या तो ये दोनों फर्स्ट टर्म में आएंगे या ये दोनों सेकंड टर्म में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्कल्स है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स की कमेटी ही डिसाइड करेगी कि फर्स्ट टर्म में कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन से चैप्टर्स होंगे, और सेकंड टर्म में कौन से चैप्टर्स होंगे। तो एक बार वो डिसाइड हो जाए फिर आप केमिस्ट्री का कहेंगे तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कहेंगे तो फिजिक्स का, जिस सब्जेक्ट का आप कहेंगे उस सब्जेक्ट का रिवीजन करवा देंगे। दूसरा आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि इस चीज को नेगेटिवली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ है। क्योंकि मैं 2018 से ये देख रहा हूँ, आज तीसरा साल है, तीसरा क्या चौथा साल शुरू हो गया, 2018 से ये देख रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा सा उस टाइम ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वहां पर जो 2018 से ये नया सिस्टम चालू हुआ था कि इसमें आपका बोर्ड में पूरे पूरे चैप्टर्स आते थे, सारा सारा सिलेबस आता था, जैसा कि आप भी अब तक आप भी यही सोचकर तैयारी कर रहे थे। जैसा कि 9th में भी आपने एग्जाम दिया है तो उसमें पूरी ही बुक आती थी। लेकिन अब इस कोरोना की वजह से आपके साथ एक बेनिफिट ये हो गया है कि नवंबर तक अगर आपने मान लीजिए 10 चैप्टर हैं टोटल, नवंबर तक आपने 5 चैप्टर प्रिपेयर करके वो टेस्ट दे दिया, वो 5 चैप्टर फिर खत्म हो गए। फिर उन 5 चैप्टर्स को आपको जो अगला आपका एग्जाम होगा सेकंड टर्म होगा, उस सेकंड टर्म में वो 5 चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, बाकी के 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपको थोड़ी मेहनत इसमें करनी है, थोड़ी मेहनत उसमें करनी है। नहीं तो होता क्या था कि बच्चे पूरा पूरा साल नवंबर दिसंबर तक टाइम वेस्ट करते रहते थे, कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, और जनवरी में जाकर आंखें खुलती थी, और तब खुल नहीं पाती थी क्योंकि तब सर्दियां होती थी, तो सर्दियों में नींद आती है बहुत ज्यादा, तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाती। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज हुई है। आप सब लोग अब साथ साथ लेकर चलिए और पढ़ाई करिए। दूसरा, उम्मीद ये है कि शायद सितंबर में थर्ड वेव आए। तो आज 6 जुलाई है, कल 5 जुलाई थी, मैंने कल से ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है। आप में से कोई भी बच्चा अगर मेरे घर पर आकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बैचेस के भी बच्चे आ रहे हैं, अभी इत्तेफाक से आपके बैच का कोई भी बच्चा नहीं आया है, तो अगर आप आना चाहें तो मैं भी यहाँ मास्क लगाकर पढ़ाऊंगा, आप भी मास्क लगाकर आएंगे, तो आप लोग आ सकते हैं रेगुलर, किसी तरीके की कोई मेरी तरफ से रोक टोक नहीं है। तो आप अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गॉड नोज कि आगे शायद 1 डेढ़ महीने बाद हमको फिर से ऑनलाइन ना करना पड़ जाए, क्योंकि जैसा कि प्रेडिक्टेड है कि सितंबर में थर्ड वेव आएगी। तो अगर थर्ड वेव आ गई, भगवान ना करे आए, अगर बाई चांस आ गई तो फिर से ऑनलाइन करने के इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने भी, कोचिंग सेंटर्स पर उतना अब टाइट नहीं है जितना पहले था। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जिम्स भी खोले हैं, मॉल्स भी खोले हैं लिमिटेड कैपेसिटी के साथ। तो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ मैं भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, आप वो भी लिमिटेड ही बच्चे। आप टोटल अभी 14 बच्चे हैं, तो 14 में से 6 7 8 9 10 भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़े थोड़े गैप से बैठ सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं
वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी पर मैं पूरा ध्यान दे ही रहा हूँ। अगर आप घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, और आना चाहें तो आ सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि कहीं भी कोई भी चीज वो पीछे ना छूट जाए। अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है ये मत सोच लेना कि अरे यार मार्च में पेपर है, बहुत टाइम है। तो पेपर अब आपके नवंबर में है। बस एक प्लस पॉइंट ये है कि सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, आपको कम सिलेबस करना है। तो अब जो हमारे पास जो आने वाला है ना, जो अगला जो हमको जिस चीज का इंतजार है, वो आप समझ लीजिए कि जुलाई 2000 विच इज टू बी अनाउंस्ड इन जुलाई 2021 ये लिखा हुआ है उसमें, और कई अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है रैशनलाइज्ड सिलेबस। रैशनलाइज्ड सिलेबस मतलब फर्स्ट टर्म का कितना और सेकंड टर्म का कितना, ये हमको पता चलने वाला है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करिए कि आपको थोड़ा 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 रोज पढ़ना है। आज का काम कल पर मत टालिए। ठीक है, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Sir. यस सर। आज जुलाई है तो गवर्नमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो भी सोचकर उन्होंने ये करा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीने इधर है। नवंबर में आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने उधर भी दिए हैं तैयारी के, 4 इधर दिए हैं तो 4 उधर दिए हैं। फायदे से कितने मिलने चाहिए थे अगर सेमेस्टर सिस्टम है? फायदे से 5 महीने इधर मिलने चाहिए थे, 1 महीना एग्जाम का, तो 6 महीने हो गए। फिर 5 महीने आगे मिलने चाहिए थे, 1 महीना एग्जाम का अगले 6 महीने। तो दिस इज हाउ सेमेस्टर सिस्टम वर्क्स। लेकिन आपको क्या है, आपको 4 महीने इधर और 4 महीने उधर मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत सिलेबस भी रिड्यूस किया जाएगा। ठीक, लेकिन आप उस चीज के लिए तैयार मत रहिए, आप मत सोचिए कि सिलेबस रिड्यूस होगा। बस ये समझ लीजिए कि सिलेबस 2 भागों में बट गया है। अब हमको नवंबर तक, सॉरी अक्टूबर तक हमको इसकी तैयारी करनी है कि हमारा फर्स्ट टर्म बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी आगे चलते हैं। सर हाँ जी बताइए। सर ये जो 4 महीने इसमें प्री बोर्ड भी होगा? कोई प्री बोर्ड वगैरह जो है ये टोटली आपका स्कूल वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन जो जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट ईयर, और ये उसी प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत बच्चों ने कंप्लेंट करी थी, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी और जेन्युइन प्रॉब्लम थी। क्या? सुनिएगा। जैसे मार्च में एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स मार्च में तो नहीं हुए, एग्जाम्स अनाउंस हुए कि मई में होंगे, नहीं हुए, वो मई में भी कैंसिल हो गए। अब जब वो कैंसिल हुए तो फिर आपकी परसेंटेज, आपका जो नंबर है वो नंबर किस हिसाब से दिए जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो आपका फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ और जो आपका प्री बोर्ड हुआ, उसका क्यूमुलेटिव एनालिसिस करके, और उसका 12th वालों का बता रहा हूँ, उसका क्यूमुलेटिव एनालिसिस करके 40% उसका, 30% 11th का और 30% आपका 10th का, तो उनको आप क्यूमुलेट करके और फिर आप मार्क्स निकालेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों ने ये कंप्लेंट करी कि सर हम तो तैयारी कर रहे थे, हमारी मार्च तक या फरवरी तक उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, और फरवरी तक हमारे 3 प्री बोर्ड्स हो चुके थे, तब तक हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हमने फिजिक्स में अलग टाइम दिया, केमिस्ट्री में अलग टाइम दिया, मैथ्स में अलग टाइम दिया। द सेम प्रॉब्लम वाज विद 10th स्टूडेंट्स। उन्होंने भी बोला कि जनवरी फरवरी तक हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर मार्च और अप्रैल का हमने पूरी मेहनत करी और वी वर प्रिपेयर्ड कि हम अब बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। प्री बोर्ड में हमारा स्कोर अच्छा नहीं था, तो हमने जो अब प्री बोर्ड के बेसिस पर नंबर दिए जा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ये जो पिछला 1.5 महीना गुजरा है, इस 1.5 महीने में हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। अगर हमारा एग्जाम लिया जाता तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता। तो उन बच्चों को ये शिकायत रही, उसकी वजह से उन बच्चों की परसेंटेज डाउन हुई। तो आप लोगों को ये शिकायत ना हो, तो इसीलिए पहले ही ये बोल दिया गया है कि नवंबर में जो आपके एग्जाम होंगे स्कूल में, वो स्कूल वाले नहीं कराएंगे, वो बोर्ड वाले कराएंगे। तो अगर आपका अब वो यूनिट टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट कुछ भी लेते हैं, उसके नंबर नहीं जुड़ने वाले। फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट टर्म एग्जाम, जो नवंबर में होगा। अब उसके अलावा प्री बोर्ड लेना वो स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं कि वो 1 या 2 प्री बोर्ड लें, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जैसे डीपीएसआर है, डीपीएसआर वाले 4-4 प्री बोर्ड लेते हैं, 5-5 प्री बोर्ड लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस इस चीज के लिए तैयार रहिए कि प्रेशर तो पड़ने वाला है, बल्कि पड़ चुका है प्रेशर तो। ठीक, क्योंकि अब एग्जाम आपके अप्रैल या मई में नहीं है। ठीक, अब आपके एग्जाम नवंबर में है, तो प्रेशर तो ऑलरेडी आ चुका है। बस इतना है कि सिलेबस जो इतना हुआ करता था, इतना ना होकर आधा हो गया। तो उस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिए, और थोड़ा 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 आप रोज भी आप हर एक सब्जेक्ट को, अगर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप रोज भी अगर 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट अगर आप हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा 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 टाइम दे दें, मान लीजिए आपने आधा घंटा मैथ्स पढ़ा। ठीक, अब मैथ्स में आपका जबरदस्त इंटरेस्ट आ रखा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रखा है। ठीक,
तो अब आप कहेंगे नहीं मैं तो और अगले आधे घंटे की मैथ्स पढ़ूंगा, नहीं करना भाई, नहीं करना। ठीक, आपको क्या करना है, आधा घंटा मैथ्स करना है, मैथ्स बंद करो, फिर उसके बाद चेंज करो, फिर आप साइंस करो, फिर उसके बाद चेंज करो, फिर इंग्लिश करो। और जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है उसको सबसे पहले उठाओ, क्योंकि जब आप सबसे पहले फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठते हैं तो माइंड की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो उस टाइम जैसे मान लीजिए आपको साइंस सबसे ज्यादा टफ लगता है तो साइंस पहले करिए। आपको उससे कंपैरिजन में आपको मैथ्स इजी लगता है तो मैथ्स सेकंड नंबर पर डालो। फिर आप कहते हैं कि नहीं इंग्लिश मेरे को और ज्यादा आसान लगता है तो इंग्लिश थर्ड नंबर पर डालो, हिंदी और आसान लगता है तो उसको फोर्थ नंबर पर डालो। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी को सोशल स्टडी सबसे ज्यादा टफ लगता है तो सबसे पहले नंबर पर सोशल स्टडी को डालो। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से 20-20, 25-25 मिनट या आधा आधा घंटा भी हर सब्जेक्ट को रोज रोज दे देते हैं तो आप देख लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक हफ्ते या 10 दिन की प्रैक्टिस करके देखो तो आपको लगभग टोटल टोटल सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको आधा आधा घंटा बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप बैठोगे आधा आधा घंटा तो टोटल 3 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी और 3 घंटे में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक चार्ट बनाकर रख लीजिए और या तो एक छोटी नोटबुक बनाकर लिख लीजिए, उस छोटी नोटबुक में लिख लो पहले पेज पर सोशल साइंस, तो 8-10 पेज सोशल साइंस को अलॉट कर दो, 8-10 पेज मैथ्स को, 8-10 पेज साइंस को, 8-10 पेज अपना इंग्लिश और 8-10 पेज हिंदी को। तो उन सब्जेक्ट्स के नाम लिखकर और फिर उसके बाद ना आप टॉपिक्स लिखते चले जाओ कि डेट डालो आज की 6 जुलाई 2021, आज की डेट डालो कि आज मैंने ये टॉपिक कर लिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक भी अगर आप करते चले जाएंगे तो आपका धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि जब एग्जाम आएंगे ना तो आप कहेंगे यार ये क्या सर बता रहे हैं, आधे आधे घंटे में थोड़ी प्रिपरेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती है। जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं वही बनकर बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर देते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके भी आपको बहुत सारा सिलेबस निपट जाएगा। और फिर जब आपका एग्जाम आने वाले होंगे तब आपको लगेगा कि अरे इतना सब कुछ तो मुझे आता ही है, थोड़ा थोड़ा ही तो बचा हुआ है, अब हम इसको कर लेते हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा, आप करके देखिएगा। और ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बच्चे ऐसे ही करते हैं, डेली पढ़ते हैं, थोड़ा 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 टाइम सब सब्जेक्ट को दो तो थकान नहीं होगी आप। जैसे अभी आप टाइम देख रहे हैं कि अरे आधा घंटा मेरे को मैथ्स करना है, 15 मिनट 20 मिनट बीत गए तो आपको लगेगा चलो भाई 10 मिनट और बचे हैं, फटाफट फटाफट निपटाओ, तब इसके बाद में एसएसटी लेकर बैठूंगा। ठीक है, एसएसटी में मुझे हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। हिस्ट्री पढ़कर फिर मार्क करते जाइए, उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उन मेन मेन पॉइंट्स को तो याद कर लीजिए और बाकी पूरा कहानी की तरह पढ़ते चले जाओ। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार एसएसटी तो कोई हुआ है ही नहीं, एसएसटी में तो हम बिना मतलब डरते थे। और चीज़ों को खुद ही एक्सप्लेन करो, खुद ही एक्सप्लेन करो। जैसे मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ या चार पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पूरा पेज पढ़ लिया, तो उस पेज में आपने क्या पढ़ा है, उस पेज में आपने क्या पढ़ा है वो सोचो। कि जैसे कि मैं सोचता हूँ यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ इस टाइम, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे को सुनने वाला कौन है, मेरे को सुनने वाला मेरा मोबाइल फोन है। तो मैं अपने मोबाइल फोन का कैमरा सामने मैंने एडजस्ट कर रखा है और मैं उसी में देखकर बोल रहा हूँ। तो आप सोचिए जिस भी रूम में आप बैठे हैं, एक इमेजिनेटिव थिंकिंग ही है। एक्टर्स भी यही काम करते हैं, एक्टर्स भी यही काम करते हैं, अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों को भी यही प्रैक्टिस करनी है कि आप एक रूम में बैठेंगे, जिस भी रूम में आप बैठते हैं, और आप ये सोचेंगे कि आपको कोई चीज़ किसी को सामने वाले को एक्सप्लेन करनी है। आप सोचेंगे कि सामने कोई बैठा है, एक लोग, दो लोग या 10 लोग बैठे हैं, कि आपको वो चीज़ सामने वाले को एक्सप्लेन करनी है। तो इन दिस वे यू आर बिकमिंग अ मेंटोर ऑफ योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग अ टीचर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद ही को पढ़ा रहे हैं। और टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पढ़ाएंगे तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार मैंने ना ये चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ाई, ये चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ाई, तो फिर मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगा एक बार और फिर पढ़ूंगा। तो ये जो चीज़ है आप अपने आप को समझाइए उस चीज़ को, मन मन में नहीं, थोड़ा बोल बोल कर, बोल बोल कर। इसलिए कहा जाता है कि जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को तो वही शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं। जब वही शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे को मेमोराइज हो जाती हैं। आप बैठे हुए हैं, गाना चल रहा है कोई, तो गाने के सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं आपको, आप रटते नहीं हो उसे बैठ कर और कोई दिमाग पर जोर नहीं डालते हो आप। तो वही चीज़ है कि आप खुद ही बोलोगे, उन चीज़ों को खुद ही सुनोगे तो आपको वो चीज़ धीरे 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 मेमोराइज होती चली जाएंगी। और फिर आज करें इस प्रैक्टिस को, कल करें, 3 दिन 4 दिन इस प्रैक्टिस को करें, चौथे दिन आपका खुद मन करने लगेगा कि यार शेड्यूल के हिसाब से आज कुछ कमी रह गई, मेरे को आज ये काम जरूर करना है। तो फिर आप खुद ही करोगे कि नहीं मेरी आज की पढ़ाई नहीं हुई, तो आपको तसल्ली नहीं होगी। तो धीरे 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 आप करके करेंगे तो ये जो टफ टाइम चल रहा है ना, इस टफ टाइम में भी आप ये आप एक बहुत अच्छे
बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक विनर की तरह आप निकल कर आओगे बाहर, और सब ये कहेंगे कि हाँ टफ टाइम जरूर था, लेकिन इस बच्चे ने इस टफ टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करा और उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। नहीं तो फिर वही है, परसेंटेज कम रह गई तो फिर बहाने तो बहुत हैं आपके पास, पेपर लेंदी था, नया पैटर्न मेरे ही बार में इंट्रोड्यूस करना था सीबीएसई ने, लगता है भगवान को मेरे से ही कोई दुश्मनी निकालनी थी। और ये जो टीचर खड़ा हुआ था ना, मेरे सर पे खड़ा हुआ था, वो बार बार ना मेरे को ही परेशान कर रहा था, तो मैं ठीक से कर नहीं पाया। अगर ऑनलाइन होता है, मेरे यहाँ का तो नेटवर्क ही इतना वीक है, इन एयरटेल एयरटेल वालों पर तो केस ठोकूंगा मैं, परेशान कर दिया इन्होंने मेरा ना, करियर पूरा का पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो ऐसे बहाने बहुत सारे मिल जाएंगे आपको फिर बचने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली एक डिग्री जो आपके पास मार्कशीट होगी ना, वो मार्कशीट थ्रू आउट योर लाइफ ये रिफ्लेक्ट करेगी। आज भी जब मैं अपनी 10th क्लास की मार्कशीट देखता हूँ तो मुझे ना वो टाइम याद आ जाता है कि मैंने कैसे 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 पढ़ाई करी थी, और मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छी मेहनत करी थी। और कहीं ना कहीं झूठ आप कितना भी बोल लो, लेकिन जो आपकी कमी है वो मन में आपको पता रहती है। तो कहीं भी ऐसी चीज ना रहे कि आप ईमानदारी से कोशिश ना करें, ईमानदारी से कोशिश करो, तो आप ये देखिए सक्सेसफुल होगे ही होगे, बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और उन मार्क्स से ही डिसाइड होती है 11th क्लास में कौन कौन बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप वाले हैं। आपको पता भी नहीं होगा शायद कि 11th क्लास में 10th क्लास में जब बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज आती है तो उनको स्कॉलरशिप देते हैं, स्कूल वाले ऑफर करते हैं। और स्कॉलरशिप में ये होता है कि जो कई बार जब आप नहीं पढ़ते हैं तो गुस्से में झुंझलाहट में आपके पेरेंट्स आपको कह देते हैं कि आपके ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आपके स्कूल की फीस इतनी देते हैं, आपके ट्यूशन की फीस इतनी देते हैं, आप हमें क्या आउटपुट दे रहे हो, आपको भी तो कुछ आउटपुट देना चाहिए। तो आपको ये चीज़ कई बार आपके पेरेंट्स गुस्से में आकर झुंझलाहट में आकर बोल देते हैं, वो जब देखते हैं कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। तो जब आप मेहनत करोगे और जब मेहनत के बल पर जब आपको 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उस स्कॉलरशिप में क्या होता है कि जैसे आपका स्कूल की फीस है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए साल का जा रहा है, उसमें से 50% या 60% रिफंड हो जाता है। तो वो आपका जो है एक तरह से इनाम होगा। तो वो इनाम जो है वो आप बता सकते हैं कि हाँ दिस इज समथिंग विच आई हैव अचीव्ड। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, और ये चीज़ मेहनत से ही होगी। तो इस चीज़ में कहीं पर भी ना कमी ना रह जाए, इसको रेगुलर रखेंगे, रेगुलर रखेंगे तो फिर बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपने गैप ले आए आप, कि आपने अभी कम पढ़ रखा है और आगे के लिए बाद के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, तो फिर आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जो ये आपको एक पॉजिटिव जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो इसमें पूरी जी जान एक कर दो, पूरी मेहनत से कोशिश करो कि अरे ये तो वो काम हो गया। और ये मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, कि आप लोगों को आधा सिलेबस करना है। आप सोचिए लास्ट टाइम भी 70% करना था आप लोगों को सिलेबस, और इस बार तो 50% रह गया। टाइम नवंबर तक का है, तो ये मत सोचो कि मेरे को तो बड़ा कम टाइम मिल रहा है, 50% सिलेबस बड़ा कम टाइम मिल रहा है, वो 70% करने के लिए तो पूरा साल मिला था। अरे पूरा साल आप सब जानते हो, जो 10th वाले बच्चे थे ना लास्ट ईयर भी, वो कोई आसमान से नहीं उतरे, आपसे एक एक साल ही बड़े हैं बस। तो वो भी उसी उतना ही दिमाग है उनके अंदर जितना आपके अंदर है। तो उनको पूरा एक साल मिला 70% के लिए, लेकिन वो भी आप ही के जैसे हैं, आप ही के भाई बहन हैं। तो आप देखिएगा कि उन्होंने भी क्या करा, वही लास्ट के 2 महीने में पागलों की तरह पढ़ना शुरू। मैं तो रात में 2-2 बजे तक जाग रही हूँ, मैं तो रात में 3-3 बजे तक जाग रहा हूँ, है ना, मेरी तो आंखें सूज गई पढ़ पढ़ के, मैं तो पानी का छींटा मार मार के पढ़ रहा हूँ। रात में भूख लगती है तो चुपचाप उठाकर मैगी भी खुद बनाकर खाता हूँ। तो ये तो सारी बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी सारी प्रिपरेशन रहेगी जब आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए कि उन बच्चों ने भी, या ज्यादातर जो बच्चे हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। रॉकेट का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब तक बॉटम में आग नहीं लगती, जब तक फायर नहीं लगती, तब तक हम काम ही नहीं करते। तो जो ये 4 महीने मिले उन्होंने वो 2 महीने में इतना सारा निपटाया था, आपको 4 महीने मिल रहे हैं। 4 महीने में 50% आराम से निपटाया जा सकता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। है ना? तो मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं ये समझता हूँ कि न जाने कितने मीम्स, न जाने कितने जोक्स ये 2021 वाले बच्चों के ऊपर बने हैं, जो इन बच्चों ने झेला है। मैं बता रहा हूँ इन्होंने भी झेला है। देखो इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाले बच्चे ने सफर किया है, और
डांस करा है, ढोल बजाया है, वो जो जितने भी डफर्स थे ना, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो पास हो जाएंगे, बुरे हाल थे उनके, तो उन सब ने डांस भी करा है, उन सब ने पार्टी भी करी है। जब पता चला था 14 अप्रैल को कि ये एग्जाम्स जो है कैंसिल हो गए हैं 10th क्लास के, तो उन्होंने बड़ी पार्टी करी, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा परेशान हुआ था। तो अब मैं और उन उन बच्चों को ये ताना सुनना पड़ता है कि अ, मतलब अच्छा तुम तो कोविड बैच से हो ना, वो आगे भी सुनेंगे कि तुम तो कोविड बैच से हो ना, तुमने तो 10th के पेपर ही नहीं दिए थे। लेकिन आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है पेपर देने की, तो आप लोग ये समझिए कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट ये है कि आपको ये चांस मिला है कि 50-50 सिलेबस है आपका, 50% अब आपको करना है। तो जिन बच्चों को ये होए, और ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं आपने देखा होगा, और आप में से जितने भी बच्चे हैं आपने ये फील करा होगा, यार जब टेस्ट में एक चैप्टर आता है तो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता हूँ मैं, 2 चैप्टर आते हैं तो भी ठीक करता हूँ, 3 चैप्टर आते हैं तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है। जैसे 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 नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं, मेरी परफॉर्मेंस डाउन 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 आती चली जाती है। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है, तो चीज़ों को मेमोराइज रख पाना वो हमारे लिए मुश्किल होता जाता है, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब सिलेबस आधा रह गया है तो मेहनत भी आधी करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवीजन के लिए टाइम भी खूब मिलेगा, तो करिए कोशिश। और मेरी तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, पिछला कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को ऑफलाइन आना हो आ सकते हैं, लेकिन मास्क लगा कर आएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो ऑनलाइन आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को भी। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है या कोई टॉपिक ऐसा है कि सर मुझे ये बता दो इसे पढ़ना कैसे है, मेरा मन तो बहुत है लेकिन मेरा मन नहीं लगता इसको पढ़ने में, मेरे को समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करूँ, तो कोई भी चीज़ हो कैसी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और आप पूछेंगे और धीरे धीरे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको करना है कैसे, तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है। और जैसे ही हमको पता चलेगा सिलेबस के बारे में तो हम आपस में डिस्कस कर ही लेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे कि सबसे पहले टफ टफ चैप्टर्स निपटाएंगे, फिर थोड़े जो आसान आसान है वो बात के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात? तो मेहनत शुरू कर रहे हैं फिर आज से? नहीं, आज से मेहनत शुरू Yes, कर रहे हो sir. या नहीं कर रहे हो? आवाज आ रही है कि यस नहीं? सर, यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मेहनत शुरू करिए, अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम है कि नहीं सर मैंने तो आज तक शेड्यूल बनाया ही नहीं है, तो भी मेरे से पूछिए, कोई प्रॉब्लम आए आप पूछिए जरूर कि सर आपने बताया हमें अच्छा तो बहुत लगा लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। तो कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज पूछना जरूर। ठीक है, चलिए जी फिर ठीक है, आज फिर इतना ही करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।